हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज हम बताएंगे आप लोग को क्या, तो आज हम बताएंगे आप लोग को क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण और समन्वय। ये बुक का नाम है हाई स्कूल प्राथमिक बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, ठीक है ना, जिसको हम भारतीय भवन बोलते हैं। ऐसे तो इसका क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं। इसका पहले जो पढ़ाए हम वो जरूर जाकर पढ़ लें, ठीक है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में इस चैनल का टोटल हम पढ़ा चुके हैं। काफ़ी अच्छा तरह से आप लोग पढ़े वहाँ जाकर, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर देखे। ऐसे तो इसका क्वेश्चन आंसर हम पहले भी बता चुके हैं। कहाँ बताए हैं? तो वो बोर्ड पर बताए थे, ठीक है ना। उस समय हम सामने आकर, पूरा मेरा बॉडी सामने था, आकर बताए थे पूरा अच्छी तरह से, तो वो भी देखें। यहाँ पर हम सोचे जिसके पास बुक नहीं होगा ये वाला, तो उसके लिए हम बता देते हैं कि वहाँ पर हम बुक का फ़ोटो हम खींच लिए, वो बताएंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि मेरा एक और नया चैनल है जो हम बनाए हैं, जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग। इसको भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो। मेरा ही चैनल है, मेरा फोटो देखकर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। और ये जिस पर हम पढ़ा रहे हैं जगदेव क्लासेस पर, इस पर जो अभी नए स्टूडेंट है जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग को कमेंट करते हैं, सर आपका ये वीडियो कहाँ है, ये वीडियो कहाँ है, लिंक भेज दीजिए। तो उसके लिए हम बता देना चाहते हैं कि मेरा सभी वीडियो कैसे मिलेगा। मेरा फोटो पर क्लिक करो। फोटो पर जब क्लिक करेगा तो आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा, होम का ऑप्शन, वीडियो का ऑप्शन, प्लेलिस्ट का ऑप्शन। तो आप लोग पहुँचो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में। जब आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शन में पहुँचिएगा तो प्लेलिस्ट में ऑप्शन में पहुँचने के बाद आप लोग को मिल जाएगा फिजिक्स ऑल चैप्टर का वीडियो, प्लेलिस्ट बना रहेगा। केमिस्ट्री ऑल चैप्टर पर क्लिक करेंगे तो केमिस्ट्री का सारा वीडियो मिल जाएगा। बायोलॉजी ऑल चैप्टर पर क्लिक करेगा तो बायोलॉजी का सारा वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर सीरीज साइंस का पर क्लिक करेंगे तो सब क्वेश्चन आंसर साइंस का मिल जाएगा। उसी प्रकार हिंदी पर क्लिक करेंगे तो हिंदी का मिल जाएगा। उसी प्रकार सोशल साइंस पर क्लिक करेंगे तो सोशल साइंस का A to Z वीडियो मिल जाएगा। इस पर चैनल पर काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है, आप लोग ये जानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर देखना, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव खाली स्थान को भरो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे काफ़ी अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर यानी मानव शरीर में, तो मानव शरीर में हम बताए थे कि मेरा मानव शरीर को नियंत्रण करने के लिए दो चीज़ था। एक था मेरा दिमाग यानी भेजा दिमाग था, और दूसरा था हार्मोन। यानी दिमाग को बोलते थे तंत्रिका तंत्र, दिमाग आता था तंत्रिका तंत्र के अंदर, और हार्मोन आता था रसायन तंत्र के अंदर, रासायनिक में आता था। तो ये दोनों दोनों हो जाएगा, को और खो दोनों, ठीक है ना। यानी इसका आंसर हो जाएगा गो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। तो आप लोग को हम पढ़ाए थे कि पेड़ पौधा में 5 हार्मोन पाया जाता है। पहला है ऑक्जिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक, पांचवा है एथिलीन। हम इसलिए नाम बार बार बोलेंगे क्योंकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो याद हो जाए, ठीक है। तो एब्सिसिक जो है ये क्या करता है? तो ये पेड़ पौधे के लंबाई को रोक देता है, यानी इसको बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या बोलते हैं? यानी वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन। और इसको जब पेड़ पौधे पर छिड़क देंगे तो पत्तियां मुरझा जाएगा और गिर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखो, इसका आंसर होगा वृद्धि रोधक हार्मोन, यानी घ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। अगला है बीज रहित पौधे में, क्या है? बीज रहित पौधे में के उत्पादन में सहायक होते थे। हम पढ़ाए थे आप लोग को कि ऑक्जिन और जिबरेलिन को बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। जैसे मान लो अंगूर, अंगूर में बीज नहीं होता है। अगर जिस पौधा पर हम ऑक्जिन को छिड़क देंगे या जिबरेलिन को छिड़क देंगे उसमें बीज नहीं होगा फल में। तो बीज रहित पौधा का उत्पादन करना है तो ऑक्जिन और जिबरेलिन दोनों होगा, यानी घ नंबर इसका आंसर होगा। और ऑक्जिन और जिबरेलिन तने के पौधे के लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है। ऑक्जेनिन पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। ये सभी हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग को याद हो जाए अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन फल पकाने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। VBI में इसको रखो। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हम पढ़ाए थे कि हम 5 हार्मोन है, ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, एथिलीन। तो एथिलीन जो है ये फल पकाता है। आप लोग देखिए मेरे पेड़ पौधा में फल खुद पक जाता है। तो क्यों पकता है? एथिलीन हार्मोन के कारण पकता है, और ये गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है ना। और सब फल पर जाके ये पका देता है। तो एथिलीन, तो ये तो पका प्राकृतिक रूप से, यानी भगवान के द्वारा, यानी ईश्वर के द्वारा खुद पका है। लेकिन हम लोग जो घर में लाते हैं आम, अभी जैसे आम का सीजन है तो आम घर में लाते हैं और वहाँ कार्बेट डाल देते हैं। तो कार्बेट से कौन सा गैस निकलता है जो पक जाता है आम?
तो वहाँ निकलता है एसिटिलीन। यानी हम लोग जो आम पकाते हैं, हम लोग जो फल पकाते हैं वो कृत्रिम रूप से पकाते हैं, तो उसमें कौन सा गैस का यूज करते हैं? तो एसिटिलीन गैस। तो क्वेश्चन पूछेगा प्राकृतिक रूप से फल पकाने में कौन सा किसका यूज होता है? तो एथिलीन का। और पूछेगा कृत्रिम रूप से फल पकाने में किसका यूज होता है, कौन सा गैस का यूज होता है? तो बोलना है एसिटिलीन, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का, देखो अगला क्वेश्चन आप लोग, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन और श्वसन गति, देखो हृदय मेरा धक धक करने लगा, आप लोग गाना भी सुने होंगे कि धक धक करने लगा, तो हृदय क्या करने लगा? धक धक करता है, श्वसन गति चलता है। तो ये मेरा कंट्रोल में है, ये आदमी के कंट्रोल में नहीं है। जिस दिन कंट्रोल हो जाएगा उस दिन आदमी टें बोल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल में नहीं, यानी ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। आप लोग को पढ़ाएं कि जितना भी अनैच्छिक क्रिया है, जैसे खांसना, छींकना, उल्टी आना, हृदय का धड़कना, पाचन तंत्र का होना, श्वसन गति का होना, ये सभी अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो होता है मेंडुला ओब्लेंगाटा के द्वारा। और ये मेंडुला ओब्लेंगाटा जो होता है ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, यानी पीछे वाला मस्तिष्क का भाग है। आगे वाला अग्र मस्तिष्क, बीच वाला मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला पश्च मस्तिष्क, तो मेंडुला ओब्लेंगाटा। और ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? ऐच्छिक मतलब जो हमारे कंट्रोल में हो। जैसे मेरा हाथ जिधर मन करने के उधर कर रहे हैं हम हाथ, मुंह मेरा बोलने का मन रहेगा तो बोलेंगे, रुकने का मन रहेगा तो रुक जाएंगे, पैर से हमको चलने का मन रहेगा तो चलेंगे, न चलने का मन रहेगा तो नहीं चलेंगे। तो ये मेरा कंट्रोल में है, जो हम मेरा आदमी कंट्रोल में होता है उसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम। और अनैच्छिक क्रिया का तो मेंडुला ओब्लेंगाटा, यानी ख नंबर सही होगा। इतना जितना हम बता रहे हो आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा लग रहा था फटाक से, जो अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें, ठीक है ना। शेयर करें अपने दोस्तों के, अगल बगल जितना पड़ोसी है, दोस्त है, दोस्तनी है, सहेला है, सहेली है, सबको बताएं, अगल बगल जितना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आप लोग जो है ना, अब आप लोग किताब के पीछे, किताब जो भारतीय भवन है या हाई स्कूल बायोलॉजी जो है, प्राथमिक बायोलॉजी जो है, इस किताब के पीछे पहुँचे। और किताब के पीछे आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ऑब्जेक्टिव पर हम ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, यानी आधा तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है। अगर ऑब्जेक्टिव आप सही कर लिए तो 50 से 50 नंबर मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर हम जोर दे रहे हैं। तो किताब के पीछे पहुँचे और चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण और समन्वय में पहुँचे, वहाँ आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है पौधे में नहीं पाया जाता है। तो बताए थे पौधे में दिमाग नहीं होता है। अगर मान लो पौधे पर दिमाग होता तो उसका आप गए आम झाड़ने, ढेला लेके आम को झाड़ें, ऐसे फेंकें तो आम झाड़ेंगे तो ढेला को लगेगा गाछ को, तो तुमको क्या करता है? उसके पास दिमाग होता है तुमको पकड़ के उठा के बजा देता है, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं होता है। उसका कंट्रोल होता है हार्मोन के द्वारा। हार्मोन के द्वारा नियंत्रण को हम बोलते हैं रासायनिक नियंत्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, रासायनिक नियंत्रण। लेकिन हम लोग के पास हार्मोन भी है, यानी रासायनिक नियंत्रण भी होता है, और दिमाग भी है। दिमाग को बोलते हैं तंत्रिका नियंत्रण, दोनों के द्वारा होता है हम लोग में, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, बाह्य उद्दीपनों के प्रभावों से पौधे में होने वाली गति को कहते हैं। तो बताए थे पौधा में जैसे प्रकाश की ओर गति होता है, प्रकाश अनुवर्तन गति, जड़ का गति नीचे होता है तो उसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन गति, ठीक है। उसी प्रकार बोले थे हम क्या, जल की ओर होने वाला गति को जलानुवर्तन गति, उसी प्रकार बोले थे रासायनिक अनुवर्तन गति। तो ये सब जो गति होता है ना, इसको बोलते हैं अनुवर्तनी गति। क्या बोलते हैं? अनुवर्तनी गति, यानी ख नंबर इसका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को दिखाता है। प्रकाश अनुवर्तन यानी प्रकाश की ओर बढ़ने वाला। बताओ प्रकाश की ओर कौन बढ़ता है? तो तना जाता है प्रकाश की ओर, ऊपर से प्रकाश आ रहा है तो उधर ही तना जाता है। और शीर्ष भाग कौन जाता है? शीर्ष भाग, यानी शीर्ष भाग जो है, ऊपर जो मुंडी जो निकला रहता है पेड़ पौधा का, वो भी किधर भागता है? वही भागता है पेड़ पौधा की ओर। और पत्ती भी तो ऊपर ही जाता है, तो इसका आंसर पत्ती भी होना चाहिए। ये पत्ती भी कहाँ जाता है? ऊपर ही जाता है। पत्ती भी कहाँ जाता है? ऊपर ही जाता है, ठीक है ना। और तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर होगा खो एवं गो दोनों। क्या होगा? खो एवं गो दोनों, यानी घो नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पराग, यहाँ ध्यान दो, पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करते हैं। पराग नलिका बताए थे कि पेड़ पौधा के जो स्त्री वाला भाग होता है फूल में, उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र में जो पराग नलिका होता है, जिसमें परागकण जाता है, उस गति को हम बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन गति। क्यों रासायनिक अनुवर्तन गति? क्योंकि वहाँ अंडाशय में परागकण जाकर चिपक जाता है और फल का निर्माण करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा फल का निर्माण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन जड़ में पाया जाता है। प्रकाश अनुवर्तन पौधे के शीर्ष में, पत्ती में और तना में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पौधे में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता था। ये बताए थे कि जड़ होता है गुरुत्वानुवर्तन दिशा में। गुरुत्वानुवर्तन बोले तो नीचे की दिशा में, नीचे की दिशा में तो जड़ जाता है। और तना और पत्ती होगा प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश ऊपर से आ रहा है तो उधर ये बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा को नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है मेरा कि ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन कहाँ निकलता है? पेड़ पौधे के शीर्ष वाला भाग में, और ये पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाता है, यानी पेड़ पौधे के शीर्ष वाला भाग में, यानी स्तंभ शीर्ष में, यानी इसका आंसर खो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? देखो साइटोकाइनिन जो है ना, इसका संश्लेषण होता है जड़ में और भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष किसको बोलते हैं जानते हैं? जैसे बीज का अंकुरन होता है ना, तो उसी को बोलते हैं भ्रूणपोष। तो ये कहाँ होता है? जड़ में होता है और भ्रूणपोष में होता है, यानी खो एवं गो दोनों सही होगा। साइटोकाइनिन क्या करता है? पेड़ पौधा को हरा भरा रखता है और ताज़ा रखता है, और ये का कोशिका द्रव का विभाजन करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करता है। तो कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि कौन करता है? तो ये करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बताया था कि ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे के शीर्ष वाला भाग यानी फुलंगिया पर होता है, और ये पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? तो कोशिका का विभाजन करके, क्योंकि एक कोशिका से 2 बनेगा, 2 के 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, तब ना पेड़ पौधा की लंबाई बढ़ेगा। तो कोशिका के विभाजन करके, यानी इसका आंसर गो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहत आकार के फल एवं फूल का उत्पादन होता है? बोल रहा है कौन सा पादप हार्मोन है जिसके द्वारा बृहत आकार के फल और फूल का उत्पादन होता है? तो जब बृहत आकार के फल और फूल का उत्पादन करना है तब हम लोग यूज करते हैं कौन? तो हम लोग यूज करते हैं जिबरेलिन। क्या यूज करते हैं? जिबरेलिन का यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन। अभी तो बताया कि गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन क्या होता है? तो गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। तो यहाँ एथिलीन है, यहाँ एथिलीन नहीं, यहाँ एथिलीन है, तो घ नंबर में एथिलीन है। कहाँ पर है? घ नंबर में, देखो यहाँ पर है एथिलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एथिलीन। और ये फल पकाने वाला हार्मोन है, फल जो पेड़ में पकता है इसी के द्वारा पकता है, तो एथिलीन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से पत्तियों का विरगन होता है, यानी पत्ती जो है गिर जाता है नीचे मुरझाकर। तो उसको बताए थे एफसीसिक अम्ल, और एफसीसिक अम्ल को हम बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन, यानी वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन। इसको पेड़ पौधा पर छिड़क देंगे तो पत्ती झड़ के गिर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गो नंबर सही। अगला है, निम्नलिखित में कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है? यानी कोशिका विभाजन के द्वारा पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ता है, कोशिका दीर्घन के द्वारा पेड़ पौधा की लंबाई बढ़ता है, तो उसको रोकने वाला, तो यहाँ बोल रहा अवरुद्ध, यानी उसको रोकने वाला कौन है? तो उसको रोकने वाला कौन है? तो उसको बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। अब वो कौन होता है? वो होता है एफसीसी कम वृद्धि रोधक हार्मोन। इसका आंसर गो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी भरी होती? तो हम बताए थे आप लोग को कि साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये पेड़ पौधे की पत्तियां को हरा भरा रखता है, ताज़ा रखता है, हरा भरा रखता है, यानी उसमें क्लोरोफिल को बनाए रखता है। पेड़ पौधा में पत्तियों में क्लोरोफिल को बनाए रखता है, क्लोरोफिल को खत्म नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा खो नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला है क्या कि निम्नलिखित में कौन जीर्णता मतलब ताज़ा हरा भरा रखना और क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है? तो जब क्लोरोफिल को नष्ट होने नहीं देगा तो क्या रहेगा? पेड़ पौधा हरा भरा रहेगा। तो ये कौन करता है? ये करता है साइटोकाइनिन, यानी गो नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त होता है। जितना भी जंतु है सब में तंत्रिका नियंत्रण के लिए क्या होता है? तो एक होता है मस्तिष्क और एक मेरा होता है मेरुरज्जु। लेकिन ये सब किसका बना होता है? ये सब बना होता है न्यूरॉन का। हम पढ़ाए थे कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो बताए थे तंत्रिका तंत्र का जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? तो वो है न्यूरॉन। क्या है वो? तो वो है न्यूरॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तंत्रिका आवेग के चालन को साइटोन से की ओर करता है? तो हम तंत्रिका कोशिका का आप लोग को हम पिक्चर बताए थे, तो उसमें पिक्चर हम बनाए थे इस तरह तारा आकार का एक रचना बनाए थे, और इस तरह ये एक जोन था ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, और यहाँ पर बहुत सारा डेंड्राइट्स निकला हुआ था। इस प्रकार डेंड्राइट्स निकला हुआ था, आप लोग को बताए थे, नहीं पढ़े जो जाकर पढ़ ले। तो बोल रहा सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण यहाँ पर निम्नलिखित में कौन तंत्रिका आवेग को चालन साइटोन की ओर ले जाता है? तो ये डेंड्राइट्स जो है, ये डेंड्राइट्स जो नजर आ रहा है ये तंत्रिका आवेग को साइटोन इसको बोलते हैं, तारा आकार की रचना इसको बोलते हैं साइटोन। ये तंत्रिका आवेग को साइटोन की ओर ले जाता है। तो कौन ले जाता है? डेंड्राइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा खो नंबर। क्या हो जाएगा? खो नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को
तंत्रिका आवेग को एक जोन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है, कहलाती है क्या, जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल यानी तंत्रिका आवेग को एक जोन से दूसरा न्यूरॉन में पहुंचाता है। इसी प्रकार बढ़ते 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 दिमाग तक मैसेज पहुंच जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं एसिटाइल कोलिन। क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सेरिब्रम तथा डायएन्सेफ्रोन किसका भाग है। तो हम आप लोग को पढ़ाए थे अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क में का दो भाग बताए थे, एक बताए थे सेरिब्रम, एक बताए थे डायएन्सेफ्रोन। यानी इसका आंसर को हो जाएगा सही। और सेरिब्रम को हम बोले थे बुद्धि और चतुराई का केंद्र, सोचने और समझने की शक्ति। जिसका सेरिब्रम जितना विकसित है वो पढ़ने लिखने में उतना होशियार होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार मध्य मस्तिष्क बताए थे कि मध्य मस्तिष्क मेरा आँख और कान को कंट्रोल करता है। और पश्च मस्तिष्क को दो भाग में बांटे थे, एक को बोले थे सेरिबेलम और दूसरा को बोले थे मस्तिष्क स्टेम। और मस्तिष्क स्टेम को भी हम दो भाग में बांटे थे, एक को बोले थे पोन्स बेरोलाई और दूसरा को बोले थे मेंडुला ओब्लेंगाटा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा को नंबर सही। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है तंतुमय संयोजी उत्तक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क के चारों ओर घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो हम बताए थे आप लोग को कि मस्तिष्क को जो घेरा हुआ है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या खोपड़िया मेरा है, यानी मस्तिष्क के ऊपर मस्तिष्क पूरा नाजुक होता है और ये पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। तो उसको सेफ्टी तो चाहिए ना, इसको सेफ्टी के लिए खोपड़ी है। ये खोपड़ी जो हड्डी का बना है, तो इस हड्डी को बोलते हैं हम क्रेनियम की हड्डी। क्या बोलते हैं, क्रेनियम की हड्डी। लेकिन क्रेनियम के हड्डी के बाद एक झिल्ली होता है, यानी एक थैला का आकार का संरचना होता है, एक झिल्ली होता है जो क्या करता है, दिमाग को उसके अंदर बंद रखता है। तो वो झिल्ली का नाम पूछ रहा है कि वो जो झिल्ली है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है मेनिनजीज। क्या नाम है, मेनिनजीज नामक झिल्ली के अंदर मेरा दिमाग, मेरा भेजा बंद है। आप लोग का भी भेजा बंद है, तो हो जाएगा मेनिनजीज। और जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनिनजिस नामक बीमारी। उसको बोलते हैं क्या, मेनिनजाइटिस नामक बीमारी। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दिमागी बुखार। तो जब मेनिनजिस में इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे मेनिनजाइटिस नामक बुखार इसको लग गया है, उसी को बोलते हैं। आप लोग के क्लास 10 में पढ़ेंगे कौन वाला, तो आप लोग पढ़ेंगे सेकेंड हिंदी में। तो उसमें मिलेगा आप लोग को क्या, सेकेंड हिंदी में मिलेगा नगर कहानी। नगर कहानी के लेखक है सुजाता। उसमें होता है एक पपाती होता है, पपाती को यही बुखार हो जाता है, मेनिनजाइटिस नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर गो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशियाँ, ऐच्छिक पेशियाँ यानी जो हमारा कंट्रोल में है, जैसे मुंह का पेशी, हाथ का पेशी, पैर का पेशी, ये सब मेरा कंट्रोल में है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम। और जो मेरा कंट्रोल में नहीं है, जैसे उसको बोलते हैं अनैच्छिक कार्य, अनैच्छिक पेशियाँ। जैसे बोल रहे हैं हृदय के धड़कन, श्वसन, पाचन, खिसना नहीं, छींकना, उसके बाद उल्टी करना, खांसना, ये सब को कौन कंट्रोल करता है, तो अनैच्छिक क्रिया करता है मेंडुला ओब्लेंगाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो हम आप लोग को पढ़ाए थे कि मास्टर ग्रंथि जो यहाँ पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं, और पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। कैसे याद रखेंगे, तो पो से पीयूष ग्रंथि और पो से पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी हार्मोन को, जितना भी अंतःस्रावी हार्मोन है, सबको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर हार्मोन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि एपिनेफ्रोन नामक हार्मोन निम्नलिखित में किसका स्राव करता है। तो एपिनेफ्रोन नामक हार्मोन जो है आप लोग को पढ़ाए थे हम कहाँ पर, तो आप लोग को पढ़ाए थे एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि में पढ़ाए थे जो किडनी के ऊपर था, किडनी इस तरह जो होता है इसके ऊपर था, किडनी के ऊपर दो ग्रंथि था, इसको बोले थे एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को बोले थे कोर्टेक्स और अंदर वाला भाग को बोले थे मेंडुला। और मेंडुला को हम फिर दो भाग में बांटे थे, एक को बोले थे हम क्या, एपिनेफ्रोन, और दूसरा को बोले थे नोरेपिनेफ्रोन। तो यहाँ पर हो जाएगा एड्रिनल का, किसका हो जाएगा, एड्रिनल का, यानी घ नंबर सही। अगला, किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिज नामक रोग होता है। जाइगेटिज नामक रोग का मतलब है कि उसका लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बताओ वृद्धि हार्मोन जो है कहाँ से निकलता था, तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता था। और पिट्यूटरी ग्रंथि को दो भाग में बांटे थे, पीयूष ग्रंथि को हम दो भाग में बांटे थे, एक को बोले थे अग्रपिंडक, एक को बोले थे पचपिंडक। तो ये वृद्धि हार्मोन निकलता था अग्रपिंडक से। तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन के अधिक निकलने से किसका कौन सा रोग हो जाता है, तो हो जाता है जाइगेटिज्म। कौन सा होता है, जाइगेटिज्म। और कम निकलेगा तो हो जाएगा बौनापन। आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ एक जोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर संपर्क स्थापित करता है क्या कहलाता है। तो आप लोग को हम पढ़ाए थे, इस प्रकार जो न्यूरॉन था, इस प्रकार ये क्या कहते, इस प्रकार ये निकल कर फिर दूसरा, ये एक न्यूरॉन हो गया, इसी प्रकार फिर दूसरा न्यूरॉन इस तरह मिला हुआ रहता है, यहाँ से फिर दूसरा उसका डेंड्राइट से, इस एक जोन वाला भाग डेंड्राइट से जुड़ जाता है। तो उसको बोलते हैं जो खाली स्थान थोड़ा सा गैप है, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। और यहाँ विद्युत आवेग के द्वारा सूचना जो है उछल के यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है ना।
तो इसको बोलते हैं, जो खाली स्थान को बोलते हैं सिनेप्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है। तो बताए थे मानव खोपड़ी के वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित है तो खोपड़ी को कहते हैं क्रेनियम, क्योंकि इसको बोलते हैं क्या, क्रेनियम। और जो झिल्ली के अंदर बंद है उसको बोलते हैं मेनिनजीज। क्या बोलते हैं, मेनिनजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेनियम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है ये कितना जगह छेका है उसको बोलते हैं आयतन। तो छेका हुआ है 1650 मिलीलीटर जगह छेका हुआ है, यानी इसका आंसर हो जाएगा गो नंबर। पूछेगा मानव मस्तिष्क का भार कितना है तो बोलेंगे 1.5 kg। क्या बोलेंगे, 1.5 kg, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है रक्तचाप। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। श्वसन गति हमारे कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी ये सब अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मेंडुला ऑब्लेंगाटा के द्वारा, यानी इसका गो नंबर सही हो जाएगा। आप लोग, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और जो लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करें, ठीक है ना। अपना अगल बगल में दोस्त में पड़ोसन पड़ोसी को बताएं, अपना दोस्त को बताएं, अपना सहेला को बताएं, सहेली को बताएं, दोस्तिनी को बताएं इस चैनल के बारे में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो हम लोग पढ़ाए थे आप लोग को कि मुंडू में पाया जाता है पीयूष ग्रंथि, फिर गला में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि, फिर उससे नीचे आए थे चेस्ट में पाया गया था थाइमस ग्रंथि, फिर उससे नीचे आए थे तो अग्नाशय ग्रंथि मिला था जो अमाशय से नीचे था और छोटी आंत के ऊपर था। फिर उससे नीचे आए थे तो किडनी के ऊपर यानी ब्रिक के ऊपर था एड्रिनल ग्रंथि। फिर उससे नीचे आए तो मिला था क्या, उसके बाद मिला था हमको लिंग ग्रंथि। तो ये सभी मेरा अंतःस्रावी ग्रंथि थे जितना नाम बोले थे। तो यहाँ पर क्या नाम नहीं बोले, यहाँ ब्रूनल ग्रंथि नहीं बोले। तो ये ब्रूनल ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और पुरुष में जो लिंग ग्रंथि होता है उसको हम वृष्ण बोलते हैं, ठीक है ना, वृष्ण यानी हाइड्रोसिल, ठीक है ना। और महिला में जो लिंग ग्रंथि होता है उसको अंडाशय बोलते हैं। आप लोग को बताए थे कि अंडाशय से अंडाणु निकलता है और वृष्ण से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष हार्मोन हो गया, और एक और निकलता है एंड्रोजन। एंड्रोजन भी जो है पुरुष हार्मोन हो गया। लेकिन यही पूछेगा कि एस्ट्रोजन किसका हार्मोन है, ट्रो बोल रहे हैं, ट्रो। तो एस्ट्रोजन हो जाएगा स्त्री लिंग हार्मोन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ट्रो के जगह पर बोलेंगे ड्रो, एंड्रोजन बोलेंगे तो हो जाएगा पुरुष हार्मोन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि ये लास्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद पहुँचेंगे दूसरा में। तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का सराह है। तो इंसुलिन की कमी से हम लोग जानते हैं मधुमेह रोग होता है, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज रोग बोलते हैं, इसी या उसी को चिनिया बीमारी बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं शुगर। क्या बोलते हैं, लाइन गया कट, लाइट चला गया इसलिए हम अपना फोटो हटा दिए। तो बताए थे क्या कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है, जिसको हम चिनिया बोलते हैं, जिसको बीमारी बोलती थी, जिसको शुगर बीमारी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से निकलता है, ये निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय से कहाँ निकलता है, तो अग्नाशय में एक विशेष प्रकार का कोशिका पाया जाता है जिसको बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिका, यानी इसका आंसर को सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब खाली स्थान को भरो, उसके बाद पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद पढ़ेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इससे पहले आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग जो है ना वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, क्लास 10th का 5 का जो बता रहे हैं हम नियंत्रण तथा समन्वय, वो जरूर देखें। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों जरूर देखें। जब आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग इस सब का आंसर आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। आप लोग खुद आंसर दे दीजिएगा ईजी तरीका से, ठीक है ना, चाहे वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्यों नहीं हो। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इससे पहले देखो ये कुछ क्वेश्चन जो है था शुरू में छूट गया था, ठीक है ना। शुरू में जो था शुरू पहुंच गए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 में पहुँचे और उसका क्वेश्चन आंसर में जाएँ। तो ये छूट गया, तो ये बता देते हैं। इनमें से कौन सा बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र हम बोले थे क्या है, तो अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम। ये क्या है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र। ये व्यक्ति का जितना विकसित रहेगा वो उतना तेज रहेगा, ठीक है ना। और सोचने और समझने की शक्ति इसी में होता है। प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, दुख, सुख, कभी खुशी कभी गम, सब क्या होता है, सेरिब्रम से ही होता है। गुस्सा ये सब क्या होता है, सेरिब्रम से, ठीक है ना। अगला हार्मोन स्रावित होता था, हार्मोन निकलता अंतःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि का आप लोग बहुत सारा नाम बता दिए हैं, ठीक है ना। अगला है एंड्रोजन कैसा हार्मोन है। तो एंड्रोजन जो है यह है स्त्रीलिंग हार्मोन। लेकिन यहाँ रहता यही पूछता एस्ट्रोजन क्या है, क्या पूछता, सॉरी एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन है नरलिंग हार्मोन। क्या है, एंड्रोजन जो है वह है नरलिंग हार्मोन। लेकिन जब ट्रो लग जाएगा, एस्ट्रोजन यानी ट्रो लग जाएगा, ट्रो तो हो जाएगा न स्त्रीलिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो एंड्रोजन है नरलिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन है स्त्रीलिंग हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन है नरलिंग हार्मोन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, ये ट्रो लग गया,
यानी ये क्या है, ये है स्त्रीलिंग हार्मोन। जब स्त्रीलिंग हार्मोन तो कहाँ से निकलेगा, तो अंडाशय से निकलेगा, क्योंकि अंडाशय ही महिला में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है, जिसका ख नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थानों को भरें। खाली स्थान को भरे क्या है, देखो अगला है, जीवों के जैव कार्यों के सफल संचालन के लिए अंगों का क्या होना आवश्यक है। तो अंगों का नियंत्रण होना जरूरी है, और नियंत्रण के साथ तालमेल के साथ नियंत्रण होना जरूरी है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा दिमाग, हाथ ऊथ सब एकदम एक साथ तालमेल के साथ काम कर रहा है। जैसे आप लोग को मच्छर काटा था, आँख उसको देखेगा, हाथ दिमाग के पास सजेशन पहुंचेगा, दिमाग आदेश देगा तो दूसरा हाथ उठेगा, उस मच्छर को मारेगा। तो सब एक तालमेल के साथ नियंत्रण हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे नियंत्रण तथा समन्वय। अगला क्वेश्चन, रासायनिक नियंत्रण में रासायनिक नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो रासायनिक नियंत्रण होता है हार्मोन के द्वारा। तो हार्मोन की मदद जैव कार्य संपन्न होता है, यानी इसका 2 नंबर हो जाएगा यहाँ पर हार्मोन। ठीक है ना। अगला है, सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच एक बना रहता है। तो सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच क्या बना होता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्दीपन बना होता है। क्या होता है, उद्दीपन। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन देखो, क्या ऑक्सीजन मुख्यतः पर पाया जाता है। तो ऑक्सीजन बताए थे पेड़ पौधे के शीर्ष वाला भाग पर पाया जाता है, तो हो जाएगा पेड़ पौधा का शीर्ष वाला भाग यहाँ भरना है, और ये पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाता है। अगला हो जाएगा, प्रत्येक न्यूरॉन में एक साइटोन और एक क्या होता है यहाँ भरना है, तथा कई डेंड्राइट्स होता है। तो प्रत्येक न्यूरॉन में क्या होता है, एक साइटोन होता है। ये तारा आकार की रचना बनाए, क्या है, साइटोन है, और बहुत सारा डेंड्राइट्स होता है, बहुत सारा क्या होता है, डेंड्राइट्स होता है, और एक एक्सोन होता है। क्या होता है, एक एक्सोन। तो यहाँ लिखना है एक एक्सोन होता है। अगला, मनुष्य के मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग, एक हो गया अग्र मस्तिष्क, आगे वाला अग्र मस्तिष्क, बीच वाला मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाला पश्च मस्तिष्क। ये लिख देना है, आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज बोले तो चीनी, चीनी बोले तो शुगर का मात्रा नियंत्रण कौन करता है। तो हम बताए थे इंसुलिन करता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। नामक, यानी यहाँ पर डेस नामक अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो है अग्नाशय नामक अंतःस्रावी ग्रंथि करता है, क्योंकि अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। और अग्नाशय से कहाँ, तो अग्नाशय के से निकलता है कहाँ से, तो लैंगर हैंस की दीपिका से, लैंगर हैंस की दीपिका से। तो यहाँ लिखा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण लैंगर हैंस की दीपिका नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के द्वारा होता है। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी आई, ये क्वेश्चन आना ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है पौधे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग को बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सब बन जाएगा। ठीक है ना। अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला है, पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है। तो हम बताए थे पौधा में जो दिमाग नहीं होता है, तो किसके द्वारा नियंत्रण होता है, तो हार्मोन के द्वारा होता है। हार्मोन को क्या बोलते हैं, रासायनिक नियंत्रण। तो पेड़ पौधा में रासायनिक नियंत्रण, शारीरिक कार्यों का नियंत्रण होता है रासायनिक नियंत्रण विधि द्वारा। ठीक है ना। पौधे में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होता है, देखो पौधे में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होगा, जहाँ वो काम करेगा उससे दूर। जैसे तना की लंबाई बढ़ाना है तो तना से दूर होगा, जड़ का लंबाई बढ़ाना है तो जड़ से दूर होगा, पत्ती के को बढ़ाना है तो पत्ती से दूर होगा। यानी पौधे में हार्मोन की उत्पत्ति लिखना है उसके मूल स्रोतों से दूर होता है। क्या लिखना है, उनके मूल स्रोतों से दूर होता है। अगला बोला कि नहीं, 2 पादप वृद्धि वर्धक, वृद्धि वर्धक मतलब होता है वृद्धि को बढ़ाने वाला, और वृद्धि रोधक मतलब होता है वृद्धि को घटाने वाला, यानी वृद्धि को रोकने वाला। तो यहाँ वर्धक बोल दिया यानी बढ़ाने वाला। तो हम बताए थे आप लोग को कि 2 हार्मोन है, एक ऑक्सिन और एक जिबरेलिन। ऑक्सिन और जिबरेलिन क्या करता है, पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, तो कोशिका विभाजन द्वारा। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन और जिबरेलिन। आगे बढ़ते हैं, एक पादप वृद्धि रोधक, क्या बोल रहा है, वृद्धि रोधक यानी वृद्धि को रोकने वाला। तो हम बताए थे एफसीसी कम्ल, क्या बताए थे, एफसीसी कम्ल जो होता है वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। ठीक है ना। और एफसीसी कम्ल को अगर मार्केट से लाकर हम पेड़ पौधा पर छिड़क देंगे तो पेड़ पौधा की लंबाई क्या होगा, घट जाएगा, और उससे पत्ती क्या होगा, पत्ती जो है उसका मुरझाकर गिर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। क्या होगा इसका आंसर, एब्सिसिक अम्ल। अगला है, फल पकाने वाला हार्मोन का क्या नाम है। तो हम बताए थे फल पकाने वाला हार्मोन का नाम है एथिलीन। और एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो क्या होता है, गैसीय अवस्था में मिलता है। कौन अवस्था में मिलता है, गैसीय अवस्था में। ठीक है ना। लेकिन यही पूछा है कृत्रिम रूप से फल पकाने में किसका यूज करते हैं, तो कृत्रिम रूप से फल पकाने में यूज करते हैं एसिटिलीन गैस का। कैसा करते हैं, एसिटिलीन गैस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यहाँ बोल रहा है क्या, पत्तियों के विलगन में, यानी पत्ती पर छिड़क देने पर पत्ती बिलग जाएगा यानी अलग हो जाएगा, किस कार्बनिक रसायन के द्वारा होता है। तो बताए थे अभी हम एब्सिसिक अम्ल। क्या बताए थे, एब्सिसिक अम्ल जो क्या करता है, इसको वृद्धि रोधक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है। तो एब्सिसिक अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। अगला है पादप हार्मोन क्या है, तो पादप को नियंत्रण एवं समन्वय करने के
के लिए जिस हार्मोन का यूज होता है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। ये लिख देना है, सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला बोल रहा है कि हार्मोन की कोई एक विशेषता लिखे। तो हम बताए थे कि हार्मोन का आप लोग को बहुत सारा विशेषता बताए हैं, हम सही बता देते हैं और आप लोग कोई एक लिख देना। पहले हम क्या बताए थे कि हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, पहला विशेषता ये हो गया। दूसरा विशेषता क्या, हार्मोन जो है ना काफ़ी कम मात्रा में निकलता है, लेकिन ये काम जो है पूरा कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तीसरा विशेषता क्या बताए थे कि हार्मोन के द्वारा किया गया काम काफ़ी लंबे समय तक प्रभावी रहता है। जैसे हम लोग का लंबाई जो बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तो वृद्धि हार्मोन से बन रहा है, वृद्धि हार्मोन से हम लोग का लंबाई बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आज हम शाम में सो गए हैं और सुबह उठे तो एकदम लंबा हो गया, तार जैसा लंबा हो गया, ऐसा बात तो नहीं है। हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, पता भी नहीं चलता है। यानी हार्मोन जो है धीरे धीरे काम करता है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना होता है। तीसरा विशेषता इसका क्या है, इसका तीसरा विशेषता है कि हार्मोन जो है ये बहता है रक्त के माध्यम से। यानी हार्मोन जो है रक्त के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। चौथा विशेषता क्या बताया था हार्मोन का, हार्मोन का चौथा विशेषता यह है कि हार्मोन को बहने के लिए, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि बहता है, तो ये हार्मोन को बहने के लिए कोई पाइप नहीं होता है, क्योंकि रक्त के माध्यम से बहता है तो कोई पाइप नहीं होता है, यानी कोई वाहिनियाँ नहीं होता है। यानी हार्मोन जो है नालिका विहीन ग्रंथि से बहता है, यानी वैसा यानी ये इसको बहने के लिए नालिका नहीं होता है, यानी नालिका विहीन ग्रंथि से बहता है। तो जो विशेषता एगो बोल रहा है वो आप लोग को लिख देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है तंत्रिकीय तंत्र के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो हम पढ़ाए थे तंत्रिकीय तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन, और न्यूरॉन का आप लोग को चित्र बनाए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। न्यूरॉन का चित्र बनाए थे, उसके बारे में डिटेल से पढ़ाए हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को अगर पूछेगा कि ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, ब्रिक बोले तो किडनी का, तो बताए थे नेफ्रॉन। अब पूछेगा मानव शरीर का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो बोलना है कोशिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग के नाम लिखे। तो हम बताए थे मनुष्य के तंत्रिका तंत्र 3 भाग से मिलकर बना है। एक मेरा हो गया भेजा, भेजा बोले तो मस्तिष्क। दूसरा हो गया मस्तिष्क से जो पीछे निकला हुआ है, जो नस निकला हुआ है कमर तक गया है, रीढ़ के हड्डी में घुसकर, उसको बोलते हैं मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड, दूसरा ही हो गया। और तीसरा हो गया तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। तो ये 3 होता है, तो तीनों नाम बता दिए, लिख दो। अगला बोल रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण के 2 प्रमुख रचनाएं लिखे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हम पढ़ाए थे आप लोग को कि 2 चीज मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। एक क्या हो गया भेजा, भेजा बोले तो मेरा मस्तिष्क, और दूसरा मस्तिष्क से निकला हुआ मोटा नस जो कमर तक गया है, जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड बोलते हैं। तो ये दोनों हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु, या इंग्लिश में बोले स्पाइनल कोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क के चारों ओर पतली झिल्ली होता है। जो मेरा मस्तिष्क है ना, ये काफ़ी सॉफ्ट है, पूरा शरीर को, बॉडी को नियंत्रण कर रहा है। तो इसके ये एक थैली के अंदर बंद है, एक झिल्ली के अंदर बंद है। उस झिल्ली को बोलते हैं मेनिनजीज। क्या बोलते हैं, मेनिनजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा मेनिनजीज, ठीक है ना। और मेनिनजीज में इन्फेक्शन होने से बुखार हो जाता है, जिसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस नामक बुखार, यानी दिमागी बुखार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला है क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि अग्र मस्तिष्क के मुख्य भागों के नाम लिखे। तो अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भाग होता है, दोनों का नाम पूछ रहा है। तो हम बताए थे आगे वाला मस्तिष्क को पहला भाग है सेरिब्रम और दूसरा भाग है डाईएनसेफ्लोन। क्या है, डाईएनसेफ्लोन, डाईएनसेफ्लोन है, ठीक है ना। तो ये दोनों नाम लिख दो, यही हो गया आंसर, ठीक है ना। और सेरिब्रम जो पहला भाग होता है वही होता है बुद्धि चतुराई का केंद्र, सोचने समझने की शक्ति, उसी में होता है मेमोरी पावर होता है, उसी में होता है दुख दर्द खुशी गम गुस्सा ईर्ष्या प्रेम घृणा, सब सेरिब्रम से होता है। अगला मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है, तो वही सेरिब्रम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जंतुओं के शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण समन्वय किसके द्वारा होता है। तो यहाँ रासायनिक नियंत्रण बोल रहा था, रासायनिक नियंत्रण होता है हार्मोन के द्वारा, और तंत्रिकीय नियंत्रण होता है मस्तिष्क के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा रासायनिक नियंत्रण किसके द्वारा होगा, तो यहाँ लिखना है हार्मोन के द्वारा, आंसर हो जाएगा। अगला मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले 3 अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम लिखे। तो आप लोग को हम बहुत सारा अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ाए थे, जो हमारा दिमाग में होता है या खोपड़िया में होता है, हुआ कपड़ा में होता है, उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। फिर मेरा जो गला में होता है उसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि के ऊपर जो चिपका होता है उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद जो चेस्ट में होता है उसको बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, और जो अमाशय से नीचे और छोटी आंत से ऊपर होता है उसको बोलते हैं हम अग्नाशय ग्रंथि। उसके बाद जो दोनों किडनी के ऊपर यानी ब्रिक के ऊपर होता है उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। उसके बाद जो सबसे नीचे होता है जिसको बोलते हैं लिंग ग्रंथि। पुरुष में लिंग ग्रंथि को बोलते हैं वृषण यानी हाइड्रोसिल, और महिला को में बोलते हैं अंडाशय।
तो इतना सारा ग्रंथि के नाम बता दिए। यहाँ 3 गो बोल रहा है लिखने, तो आराम से लिखो आप लोग। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्रार्थना जो अभी लाइक नहीं किए लाइक करें, और इस चैनल पर जो नया स्टूडेंट आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। और अपने अगल बगल दोस्त को भी बताएं इस चैनल के बारे में। अगला क्वेश्चन है एडिनल ग्रंथि के कोल्टेक्स भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम लिखे। तो हम बताए थे आप लोग को कि एडिनल ग्रंथि पाया जाता है दोनों ब्रिक के ऊपर, ब्रिक बोले तो किडनी के ऊपर। उसके बाहरी भाग को हम बोलते हैं कोल्टेक्स और अंदर वाला भाग को बोलते हैं मेंडुला। और बताए थे कोल्टेक्स को हम 3 भाग में बांटते हैं, यानी उससे 3 हार्मोन निकलता है। को बोले थे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, क्या बोले थे, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। और दूसरा को बोले थे हम मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, मिनलरो, क्या बोले थे, मिनलरोकोर्टिकॉइड्स। और तीसरा को बोले थे लिंग हार्मोन, क्या बोले थे, लिंग हार्मोन। तो ये तीनों के नाम लिख देगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन किससे निकलता है। तो हम पढ़ाए थे कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड नामक ग्रंथि से निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड नामक ग्रंथि। और हम लोग जानते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन को निकालने में मदद कौन करता है, तो आयोडीन करता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग के शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगा तो हम लोग को हो जाता है बीमारी, जिसको बोलते हैं क्या, घेंगा रोग या गलगंड रोग, या उसी को बोलते हैं ग्वाइटर रोग। इसमें गला का मांस जो है बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्यों बढ़ता है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन जब कमी हो जाता है, यानी हमारे शरीर में जब आयोडीन का कमी हो जाता है तो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। ज़्यादा काम करने के चक्कर में उसका मांसपेशी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। अगला क्या है क्वेश्चन कि वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का क्या नाम है। तो हम बताए थे वृषण के द्वारा ये क्या है, ये है वृषण किसमें पाया जाता है, पाया जाता है पुरुष में, ठीक है ना। यानी हाइड्रोसिल जो मेरा है उसी को बोलते हैं वृषण। तो उससे 2 हार्मोन निकलता है, एक को बोलते हैं एंड्रोजन, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है ना। एक को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो ये लिख देना है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ड्रो के जहाँ पर अगर ट्रो दे देगा, एस्ट्रोजन दे देगा, एस्ट्रोजन दे देगा तो हो जाएगा स्त्रीलिंग हार्मोन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन बताएं, किस ग्रंथि द्वारा निकलता है, ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि रक्त में ग्लूकोज, ग्लूकोज बोले तो चीनी, चीनी बोले तो शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं इंसुलिन, क्या बोलते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय से कहाँ निकलता है, तो अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका से निकलता है, ठीक है ना। लेकिन ये पूछ रहा है कि उस ग्रंथि का नाम लिखा, तो ग्रंथि का नाम हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, क्या होगा, अग्नाशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप लघुत्तरीय प्रश्न में। लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं अब, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है, जीवों के अंगों, अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी है। तो हम बोलना है कि जीवों के अंग, जितना भी सारा अंग है हम लोग के शरीर में, जितना भी अंग तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, ठीक है, उसी प्रकार परिवहन तंत्र हो गया, उसी प्रकार उत्सर्जन तंत्र। तो इसके कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी है। तो लिखना है कि जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों को एक निश्चित तरीका से काम करने के लिए, अच्छी तरीका से काम करने के लिए उसके कार्यों का समन्वय और नियंत्रण जरूरी है, यही आंसर हो जाएगा। अगला जिबरेलिन के मुख्य उपयोग क्या है। तो हम बताए थे कि जिबरेलिन के बारे में लिखना है कि जिबरेलिन पौधे के लंबाई तथा मोटाई को बढ़ाता है। और जिबरेलिन क्या करता है, तो जिबरेलिन जो है कोशिका विभाजन द्वारा पेड़ पौधे के लंबाई और मोटाई को बढ़ाता है। पहला उपयोग यह हुआ। दूसरा उपयोग लिखना है कि जिबरेलिन का उपयोग, दूसरा लिखना है कि जिबरेलिन के उपयोग से बृहत आकार से, यानी बहुत मात्रा में फल और फूल का उत्पादन किया जाता है। दूसरा उपयोग ये लिख देना है। अगला है ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो लिखना है कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहाँ होता है। तो इसका आंसर होगा कि ऑक्सीजन का उत्पत्ति जो होता है वो पेड़ पौधा के फुलंगिया बोले तो शीर्ष वाला भाग, यानी ऑक्सीजन का उत्पत्ति पेड़ पौधा के शीर्ष वाले भाग में होते हैं, ठीक है ना। और तना में भी होता है और पत्ती में भी होता है। अगला वृद्धि नियंत्रण पदार्थ से क्या तात्पर्य है। तो वृद्धि को रोकने वाला, इसका आंसर हो जाएगा कि लिखना है कि वृद्धि को रोकने वाले पदार्थ को वृद्धि नियंत्रक पदार्थ करते हैं, जैसे एब्सिसिक अम्ल, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा है, ध्यान दो, यहाँ अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे पर क्या असर होगा। जैसे ये कोई पौधा है तो इसका स्तंभ वाला भाग काट दिया जाए तो पेड़ पौधा की लंबाई बढ़ना ऊपर बंद हो जाएगा, सिर्फ साइड बढ़ेगा,
लेकिन ऊपर जो लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि बकरी उकरी अगर खा जाता होगा, उसका फुलंगी को खा जाता होगा, पेड़ पौधा के शीर्ष वाला भाग को खा जाता होगा, तो उसका लंबाई नहीं बढ़ता होगा। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है? पेड़ पौधा के जो शीर्ष वाला भाग है उसके लंबाई को बढ़ाता है। तो ऑक्सीजन वहाँ समाप्त हो गया, इसलिए उसका लंबाई नहीं बढ़ता है। तो लिखना है कि अगर यहाँ पूछ रहा है कि अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पेड़ पौधे पर क्या असर पड़ेगा। तो लिखना है अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन हार्मोन समाप्त हो जाता है। ये लिख देना, आंसर हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साइटोकाइनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है। इसका आंसर लिखना है कि साइटोकाइनिन जो है कोशिका द्रव के द्वारा कोशिका विभाजन करता है, और यह साइटोकाइनिन जो है, तो लिखना है और यह कोशिका को पेड़ पौधा को ताज़ा एवं हरा भरा रखता है एवं क्लोरोफिल के मात्रा को बनाए रखता है। ठीक है ना। अगला है छुई मुई की पत्तियाँ किस गति को दर्शाती है। तो छुई मुई की जो पत्तियां हैं, इसको देखे होंगे आप लोग, छुई मुई के पौधा को छूने के बाद वो मुरझा जाता है, यानी पत्ता सिकुड़ जाता है। तो ये होता है उद्दीपन गति। क्या होता है? उद्दीपन गति। तो लिखना है कि पेड़ पौधा छुई मुई पौधा उद्दीपन गति को दर्शाता है। ये हमारे टांगों की गति से कैसे भिन्न है? तो हमारा टांग जो है किसके द्वारा नियंत्रण होता है? हमारा टांग जो नियंत्रण होता है ये मेरा दिमाग के द्वारा होता है। और ये क्या है? ये ऐच्छिक है। क्या है? ये ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन जो यहाँ छुई मुई में हो रहा है, जो ये अनैच्छिक क्रिया है, ये अपने आप हो जाता है। तो लिखना है कि छुई मुई के पत्तियों में होने वाला गति अनैच्छिक क्रिया है, जबकि हमारे टांगों की गति ऐच्छिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है पौधे में प्रकाश अनिवर्तन किस प्रकार होती है। तो पौधे में प्रकाश अनिवर्तन यानी प्रकाश की ओर होने वाला गति। तो लिखना है कि पौधे में प्रकाश की ओर होने वाले गति को प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे की शीर्ष वाला भाग, पत्ती वाला भाग और तना वाला भाग। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या काम है। तो जंतुओं के शरीर में स्थित जो तंत्रिका तंत्र है, ये हमारे शरीर को नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करता है। यानी जंतु के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र जंतु को शरीर का नियंत्रण तथा समन्वय बनाए रखता है। इस ना लिख देना, आंसर हो जाएगा। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों कौन कौन से हैं। तो बताए थे मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है, इसका 3 भाग मुख्य है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मानव मस्तिष्क यानी दिमाग। दूसरा जो है जो दिमाग से निकला हुआ जो बड़का वो नस है जो कमर तक गया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेरुरज्जु या स्पाइनल कोर्ड, जो रीढ़ के हड्डी से घुस के गया है। ठीक है ना। और तीसरा है तंत्रिका कोशिका। तो तीनों के नाम लिख दिए हैं, यहाँ पर बोल रहा था लिखने। अब बोल रहा तथा ये किन किन रचनाओं से बनते हैं, ये किन किन रचनाओं से बनते हैं। ठीक है ना। विभिन्न भाग कौन कौन से बोल दिया, किन किन रचनाओं से बनते हैं। तो मस्तिष्क जो बना है मेरा, वो बना है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मिलके। उसके बाद बोल रहा है कि जो मेरुरज्जु है किससे बनता है। तो मेरुरज्जु बनता है 12 जोड़ी नस मिलकर। ठीक है ना। और तंत्रिका कोशिका बनता है, तंत्रिका जो बनता है वो बनता है विभिन्न तंत्रिका कोशिका मिलकर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो हम बताए थे कि मस्तिष्क का महत्वपूर्ण कार्य 4 है। कितना है? 4 है। पहला क्या है? आवेग। आवेग बोले तो सूचना, तो सूचना का ग्रहण करना यानी आवेग का ग्रहण करना। जैसे मेरा हाथ में मच्छर काट लिया, आप लोग के हाथ में मच्छर काट लिया, तो उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचता है? दिमाग पर पहुँचता है। तो पहला काम है कि आवेग को ग्रहण करना। दूसरा काम है कि आवेग ग्रहण कर लिया तो क्या वो टुकुर टुकुर देखेगा, दिमाग ना लगाएगा कि जो मच्छर काट रहा है उसको मारना है। तो ऐसा ना कि टुकुर टुकुर देखेगा, ऐसा ना है। तो क्या करेगा? ग्रहण किए गए आवेग, दूसरा इसका काम है ग्रहण किए गए आवेग के बीच अनुक्रिया करना। यानी देख लिया कि मच्छर काट रहा है तो आँख को बोल दिया देखने, आँख देख लिया, और दिमाग बदल देगा हाथ को दूसरा हाथ को, कि दोनों चटाक से ना, तो मच्छर को मारेंगे चटाक, घोलट जाएगा फटाक। तो ये क्या किया? ये ग्रहण किए गए आवेग को अनुक्रिया किया। तीसरा काम क्या किया? ये विभिन्न आवेगों के बीच सहसंबंध स्थापित करता है। जैसे मच्छर देखें तो आँख मेरा देखा, उसका दूसरा हाथ उसको उठा के पटक दिया मच्छर को। तो ये सभी अंगों के बीच जो सहसंबंध स्थापित किया, सब अंग एक साथ अच्छे तरह से काम कर रहा है। तो विभिन्न आवेगों के बीच सहसंबंध स्थापित करने का काम कौन करता है? दिमाग करता है। जैसे आप लोग खाना खा रहे हैं तो मुंह भी आप लोग कुछ काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है, और किसी से गलबात कर रहे हैं तो वो भी गलबात कर रहे हैं, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होता है। यानी विभिन्न आवेग, विभिन्न सूचना को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ये कर रहा है दिमाग कर रहा है। यानी विभिन्न आवेगों के बीच सहसंबंध स्थापित करना तीसरा काम है दिमाग का। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दिमाग का, वह है कि सूचनाओं का भंडार करना। जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को जो याद हो रहा है वो कहाँ अट रहा है, तो वो दिमाग में जाकर अट रहा है। तो सूचनाओं का भंडार करना, ये हो गया 4 काम। तो यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम लिखे। तो हम बताए थे अभी बहुत सारा अंतःस्रावी ग्रंथि नाम बताए थे। जो मेरा यहाँ पर कपाल में पाया जाता है उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से नीचे आएंगे तो ग्राम जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि के ऊपर होता है पैराथायराइड ग्रंथि। फिर चेस्ट वाला भाग में होता है थाइमस ग्रंथि।
फिर पेट वाला भाग में होता है अग्नाशय ग्रंथि, फिर और नीचे आते हैं तो किडनी के ऊपर होता है यानी वृक्क के ऊपर होता है एडिनल ग्रंथि, और फिर और नीचे आते हैं तो होता है लिंग ग्रंथि। महिला में लिंग ग्रंथि होता है अंडाशय, और पुरुष में लिंग ग्रंथि होता है वृष। तो इतना नाम लिख देना है, बस हो गया इसका आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाते हैं? तो लिखना है क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम है पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। तो लिखना है कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इतना लिख देना है, बस आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है? हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है? तो लिखना है कि थायरोक्सिन नामक हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और यह जो है आयोडीन के द्वारा संश्लेषण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन के द्वारा संश्लेषण होता है, और ये हमारे शरीर में होने वाला घेंगा रोग या गलगंड रोग को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। थायरोक्सिन हार्मोन का दूसरा काम क्या है? तो थायरोक्सिन हार्मोन का दूसरा काम है हमारे शरीर में यानी भोजन के फलस्वरूप जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन मिलता है उसका नियंत्रण करना। तो इसका आंसर लिखना है कैसे कि थायरोक्सिन नामक हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और ये हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का नियंत्रण करता है। अगर हमारे शरीर में थायरोक्सिन नामक हार्मोन का कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर में यानी गला में गलगंड या ये लोग या ग्वाइटर रोग या घेंगा रोग हो जाता है, जो आयोडीन की कमी से होता है। इतना लिख देगा, फिक्स नंबर मिलेगा 100%। आगे बढ़ते हैं आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला है पहला क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण लिखें। तो लिखना है पादप हार्मोन के मुख्य 5 उदाहरण है। पहला ऑक्जिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोसिन, चौथा एब्सिसिक, पांचवा एथिलीन। लिख दिए। अब बोल रहा है ऑक्जिन का प्रभाव का वर्णन करें। तो लिखना है कि ऑक्जिन हार्मोन जो है ये पेड़ पौधे के शीर्ष वाले भाग पर पाए जाते हैं, और यह कोशिका के विभाजन के द्वारा पेड़ पौधे के लंबाई को बढ़ाता है। और क्या लिखना है ऑक्जिन के बारे में? और ऑक्जिन के बारे में लिखना है कि ऑक्जिन का उपयोग बीज रहित पौधा के उत्पादन में किया जाता है। इतना लिख देगा, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो लिखना है कि वृद्धि को रोकने वाले पदार्थ को वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं, जैसे एब्सिसिक अम्ल। इतना लिख देना है। पौधे में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो लिखना है पौधे में रासायनिक समन्वय जो होता है वो हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है। और पेड़ पौधे में मुख्यतः 5 हार्मोन पाया जाता है, ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन। इतना पूरा लिख देना है, ठीक है ना। 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जिबरेलिन एवं साइटोकाइनिन के कार्यों की विवेचना करें। तो पहला लिखना है कि जिबरेलिन जो है कोशिका विभाजन के द्वारा पेड़ पौधे की लंबाई एवं मोटाई को बढ़ाता है, एवं जिबरेलिन का उपयोग बीज रहित पौधे के उत्पादन में किया जाता है। ये हो गया जिबरेलिन का काम। अब लिखना है साइटोकाइनिन का काम। लिखना है कि साइटोकाइनिन जो है ये पेड़ पौधे के जड़ों एवं भ्रूणपोष में पाया जाता है। साइटोकाइनिन पेड़ पौधा को ताज़ा एवं हरा भरा रखता है तथा पत्तियों में क्लोरोफिल को बनाए रखता है, तथा यह साइटोकाइनिन कोशिका द्रव का विभाजन करता है। इतना लिख देना है, बस इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो आप लोग को हम बताए थे ये वाला, इस प्रकार एक तारा आकार का रचना बताए थे आप लोग को, शायद आप लोग को याद होगा। इस प्रकार तारा आकार की एक रचना बताए थे आप लोग को। यहाँ पर डेंड्राइट्स था, यहाँ पर क्या था, डेंड्राइट्स निकला हुआ था। ये जो तारा आकार की रचना आ रहा है ये क्या था, साइटोन था, बीच में इसका केंद्रक था, इसमें कोशिका द्रव भरा हुआ था। आप लोग वीडियो नहीं देखे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो इसका जरूर देखें। और ये जो लंबा सा था ये क्या था, ये था मेरा एक जोन था, और यहाँ पर बहुत सारा गांठ निकला हुआ था, उसको बोले थे हम सूत्रयुग्मन गांठ। इसके ऊपर एक चर्बी था जिसको बोले थे मेडुलरी या माइलिन शीथ, ठीक है ना। और ये जहाँ पर धंसा हुआ था उसको बोले थे रेनवियर के नोड, और इसके ऊपर एक परत और था जिसको हम बोले थे न्यूरिलेमा, और इसमें जो कोशिका था उसको बोले थे स्वान कोशिका। ये सब हम आप लोग को पढ़ाएं, तो वो यार आप वीडियो जाके जरूर देखें और वो वाला आंसर लिख देना है जो हम पढ़ाए थे वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन करें। यानी मनुष्य के मस्तिष्क का चित्र बनाना है, जिस तरह पिक्चर आप लोग को दिया गया है उस प्रकार से करके
ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लेना, मुंह बना देना और यहाँ पर पिक्चर बना देना है मनुष्य के मस्तिष्क का, जिस तरह किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बोरा उसका वर्णन करना है तो लिखना है कि मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भाग में बांटते हैं, आगे वाला को अग्र मस्तिष्क, बीच वाला को मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला को पश्च मस्तिष्क। फिर लिखना अग्र मस्तिष्क को 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क का 2 भाग में बांटते हैं, पहला को बोलते हैं सेरिब्रम और दूसरा को बोलते हैं डायनसेफ्रोन। फिर मध्य वाला मस्तिष्क को एक भाग में भी नहीं बांटते हैं और पश्च वाला मस्तिष्क को 2 भाग में बांटते हैं, पहला को बोलते हैं सेरिबेलम और दूसरा को बोलते हैं मस्तिष्कस्टेम। फिर लिखना मस्तिष्कस्टेम को 2 भाग में बांटते हैं, पहला को बोलते हैं पोन्स बेलुलाई और दूसरा को बोलते हैं मेंडुला ओब्लेंगाटा, ठीक है। फिर सेरिबेलम का काम लिख देना है, डायनसेफ्रोन का काम लिख देना है, मध्य मस्तिष्क का काम लिख देना है और मेंडुला ओब्लेंगाटा और पोन्स बेलुलाई का काम लिख देना है और सेरिबेलम का काम लिख देना है। बस इसका आंसर इतना हो गया, क्योंकि संरचना के बारे में पूछा है, कार्य के बारे में नहीं पूछा है। कार्य के बारे में पूछता तो उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। संरचना के बारे में सिर्फ पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो बताए थे मनुष्य के शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि सबका नाम हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए। जो यहाँ पर कपाल में होता है उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, गला में जो होता है उसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के ऊपर में जो बैठा होता है उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। फिर थोड़ा नीचे आते तो चेस्ट में होता है थाइमस ग्रंथि, फिर थोड़ा नीचे आते तो पेट में होता है अग्नाशय ग्रंथि, फिर थोड़ा नीचे आते तो वृक्क के ऊपर होता है एड्रिनल ग्रंथि, फिर थोड़ा नीचे आते तो होता है लिंग ग्रंथि। पुरुष में जो लिंग ग्रंथि होता है उसको वृषण बोलते हैं, मादा में जो लिंग ग्रंथि होता है उसको अंडाशय बोलते हैं। सबका नाम लिख दिए। अब बोला पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्यों का उल्लेख करें। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका काम क्या हुआ बताना है। तो लिखना है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को 2 भाग में बांटते हैं, पहला वाला भाग को अग्रपिंडक और दूसरा वाला भाग को पश्चपिंडक कहते हैं। अग्रपिंडक से वृद्धि हार्मोन निकलता है जो मनुष्य के लंबाई को बढ़ाता है। अगर जब वृद्धि हार्मोन ज़्यादा निकल गया तो व्यक्ति का लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम जाइगेटिज्म कहते हैं। अगर वृद्धि हार्मोन कम निकला तो व्यक्ति में बौनापन का शिकार हो जाता है। फिर लिखना है कि इससे जो है यानी अग्रपिंडक से जो है लिंग अग्रपिंडक जो है ये पुरुष में शुक्राणु को और महिला में अंडाणु को बनाता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में, और अंडाणु कहाँ बनता है, अंडाशय में। तो दूसरा लिखना है इसका कि अग्रपिंडक से निकलने वाला हार्मोन पुरुष में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनाता है। तीसरा लिखना है कि अग्रपिंडक से निकलने वाला हार्मोन एक है ऑक्सीटोसिन, जो मादा बोले तो औरत में दूध की मात्रा को बढ़ाता है। तो देखते हैं आप लोग कि जीव जंतु को जो है गाय भैंस को जो है ऑक्सीटोसिन का सुइया दिया जाता है, क्यों, क्योंकि दूध बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और दूसरा जो है पश्चपिंडक, तो पश्चपिंडक का मुख्य कार्य जल नियंत्रण करना। और पश्चपिंडक से एक हार्मोन निकलता है लिलैक्सिन नामक हार्मोन, जो मादा में बच्चा जन्म के समय होने वाले दर्द को कम करता है और बच्चा को आसानी से डिलीवरी हो जाए, यानी बच्चा जन्म आसानी से हो जाए उसमें सहायता प्रदान करता है। बस इतना लिख देगा, 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। तो ये जो जितना क्वेश्चन था हम क्वेश्चन जो है बता दिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन का आंसर। एड्रिनल और जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को उनके कार्यों का उल्लेख करें। पहले एड्रिनल ग्रंथि और जनन ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसको लिखना है। तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो निकलने वाला हार्मोन है, पहले लिखना है कि एड्रिनल को 2 भाग में बांटते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाला भाग को मेंडुला बोलते हैं। फिर कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन निकलता है। पहला को बोलते हैं हमको क्या, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। ये क्या करता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का नियंत्रण करता है। मिनरलोकोर्टिकॉइड्स क्या करता है, ये जो है वृक्क नलिकाओं में उपस्थित जल तथा लवण के मात्रा को नियंत्रित कर लेता है और जल नियंत्रण करता है। और लिंग हार्मोन जो है ये जो है पुरुष तथा स्त्री यानी लड़का तथा लड़की में शरीर में होने वाले परिवर्तन को दिखाता है। ये लिख देना है। फिर लिखना है कि एड्रिनल के दूसरा भाग जो था मेंडुला था, उससे 2 हार्मोन निकलता है, एक एपिनेफ्रिन एक नोर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या करता है, एपिनेफ्रिन जो है ये गुस्सा, भय, कंट्रोल, गुस्सा हो गया, भय हो गया, उत्तेजना हो गया कि आप आज इसको मारिए देंगे, इसका कंट्रोल कौन करता है, तो एपिनेफ्रिन करता है, ठीक है ना। और ये रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। और नोर एपिनेफ्रिन जो है हृदय के मांसपेशी जो धक धक कर रहा है, ठीक है ना, जो ब्लड को पंप कर रहा है, तो हृदय के मांसपेशियों को उत्तेजनशील और संकुचनशील में सहायता प्रदान करता है, संकुचित होने में सहायता प्रदान करता है। लिखना जनन ग्रंथि, तो लिखना जनन ग्रंथि जो पुरुष में पाया जाता है उसको बोलते हैं वृषण, और जो महिला में पाया जाता है उसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है ना। और वृषण से निकलने वाले हार्मोन को हम बोलते हैं एंड्रोजन और दूसरा को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजन,
एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और जो मादा के शरीर में या लड़का लड़की के शरीर में जो परिवर्तन होता है, जैसे दाढ़ी आना, मोछ आना, ठीक है, आवाज़ भारी हो जाना, लड़की में स्तन का उभार होना, ये सब किसके कारण होता है? तो जनन ग्रंथि के कारण ही होता है। इतना लिख देगा, आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। आप लोग को बताओ कैसा लगा है वीडियो। अच्छा अगर लगा है तो फटाक से लाइक कर दो जो अभी तक लाइक नहीं किए, और जो इस चैनल पर नए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर दें। और अपना अगल बगल में, आस पड़ोस में जितना भी गाँव में क्लास 10 में पढ़ने वाला है या जो जाने वाला है, उसको इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि वो भी लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।